नमस्कार। दुमका झारखंड, शाहरुख हुसैन, अंकिता कुमारी सिंह मामला माननीय दुमका न्यायालय में चल रहा है। क्योंकि मामला दुमका न्यायालय में ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें जो कोई भी पैरवी है वो सही जगह, सही समय, सही विभाग, सही कोर्ट में किया जाएगा और किया जा रहा है। मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। बिल्कुल सही है, मीडिया में तो ट्रायल ही नहीं होना चाहिए, लेकिन समाचार देना बंद नहीं हो सकता। समाचार तो देश दुनिया को हर पल, हर रोज दिया जाएगा कि चल क्या रहा है, हुआ क्या था, निकल के क्या आया, चल क्या रहा है, आगे क्या होगा। इसलिए इसको मीडिया ट्रायल नहीं कहते हैं। जो लोग ऐसा समझते हैं, गलत समझते हैं। दूसरी बात, कानूनी प्रक्रिया के दौरान निर्णय नहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि निर्णय तो अंत में आएगा। हमने एक वीडियो देखा था दुमका से, एक बहन वहां पे केस डायरी पढ़ के निर्णय ले चुकी थी और हमको और विनय दुबे को चैलेंज कर रही थी कि अब करके क्या दिखाओगे, और फांसी तो हो ही जाएगी। उन बहन से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जज मत बनिए, क्योंकि कल मजिस्ट्रेट साहब ने भी ये कहा है कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। और आप बहन उस दिन केस डायरी पढ़ के एक एक कागज पढ़ के सुना रही थी, जो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उस पूरी केस डायरी की पढ़ाई के बाद आपने अंत में ये कह दिया कि कौन शाहरुख को फांसी से रोक के दिखाएगा, उसको तो फांसी होगी। आप कब से जज बन गई। इसे कहते हैं मीडिया में ट्रायल करने की कोशिश करना, जिसके लिए मजिस्ट्रेट साहब ने जो लताड़ा है वो आप जैसे लोगों के लिए लताड़ा है। हम तो खाली समाचार देते हैं, हम तो खाली अपडेट देते हैं, हम तो खाली वो बताते हैं जो कि एक मंतव्य है, हम निर्णय नहीं बताते। दूसरी बात, हमने ये भी सुना है कि विनय दुबे के खिलाफ, हो सकता है मेरे भी खिलाफ, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी दुमका में कोई शिकायत भारतीय जनता पार्टी के नेता ने की है, नेत्री ने की है। अब खुली छूट है, अधिकार है। हमारे संविधान के अंतर्गत हर भारतीय व्यक्ति, और यहां तक के विदेश से आया हुआ कोई व्यक्ति जो हमारी जमीन पे है, उसे अगर कोई भी कंप्लेंट करनी है तो उसका पूरा अधिकार है। बहुत अच्छा किया कि आपने ये कंप्लेंट करी कि विनय दुबे जो हैं वो अंकिता की आइडेंटिटी को दुनिया के सामने रख चुके हैं, जबकि पॉक्सो का मामला लगा हुआ है। बिटिया नाबालिग है, इसलिए एक्शन लेना चाहिए विनय दुबे के खिलाफ। मुझे हंसी आती है इस बात पे कि भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि कहां चली गई है। खैर, कंप्लेंट करना तो आपका अधिकार है, क्योंकि वो कंप्लेंट है या चूंचापड़ है ये तो बाद में मालूम चलेगा। क्योंकि अंकिता कुमारी सिंह ना तो नाबालिग है, अगर गलत धारा लगी है पॉक्सो की, जजमेंट तो नहीं आया, निर्णय तो नहीं आया, कोर्ट ने लिखित में ये तो नहीं कहा कि पॉक्सो का है मामला, इसलिए कहीं भी मीडिया है कहीं पे दिखाया, आदेश की कॉपी है। अगर आदेश की कॉपी नहीं है तो फिर खैर इतनी जानकारी, वो मैडम भी गई थी, वो जो समाज सेवी मैडम है वो भी भारतीय जनता पार्टी की मैडम के साथ गई थी, एसपी के साथ अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने या शिकायत को निवेदन देने के लिए, आवेदन देने के लिए। बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहेंगे कि कोई हमको ये तो बताए कि अंकिता कुमारी सिंह ऑफिशियली नाबालिग है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक उसकी तस्वीर या उनकी बातों को उजागर करने का है, भारत के कोई चैनल ने, कोई न्यूज़पेपर ने इस बात को बाकी नहीं रखा होगा जहां अंकिता कुमारी सिंह की एक नहीं दर्जनों फोटो इन न्यूज़पेपर वालों ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, मुख्य धारा के मीडिया ने दिखाया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उन पे भी जाकर के जरा एक केस दर्ज कर दे। केस तो खैर क्या दर्ज करेंगे, ये अपनी चिड़चिड़ाहट को निकालना चाहते हैं, बिल्कुल निकालिए। और मैं एसपी साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप भी हम लोगों को नोटिस अगर भेजना चाहें तो प्लीज हम लोग आएंगे आपके पास और अपना पक्ष रखेंगे, इसलिए इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है। आज का मुद्दा ये है कि जो अभी हम हाल में, मैं आप लोगों ने मुझे रांची में देखा, मैं पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में था। आपने देखा कि मैं सीएम आवास और सीएम कार्यालय झारखंड रांची में था। मैं क्या करने गया था, मैंने बहुत शॉर्ट में आप लोगों को परसों बताया था। एक छोटा सा वीडियो कि मैं जब वहां पे था वो मैंने आप लोगों को जरूर शेयर किया था, दिखाया था कि मैं वहां पे क्या आवेदन, क्या निवेदन, क्या रिक्वेस्ट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड और माननीय डीजीपी साहब, डायरेक्टर जनरल पुलिस झारखंड के पास गया था।
उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग ये सवाल जवाब करते हैं कि क्या निशांत वर्मा तुम क्यों बात करते हो इस बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि मैं निशांत वर्मा और विनय दुबे को, दोनों को, सबसे पहले मैं ये छोटा सा कागज आपको दिखाना चाहता हूं। बाकी कोर्ट में जब कभी भी जरूरत होती है हम इसको फर्निश करते हैं। ये कुल मुख्तियारनामा है कुरैशा बीबी द्वारा दिया हुआ। कुरैशा बीबी कौन है? शाहरुख हुसैन की मां, ठीक है। यानी कि शाहरुख हुसैन के पूरे परिवार से मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है कि मैं उनकी तरफ से भी इस मामले को प्रशासन से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, राष्ट्रपति तक, जहां कहीं भी पक्ष रखना हो, बात रखनी हो परिवार की तरफ से, शाहरुख की तरफ से, उसका मेरे पास पूरा का पूरा कुल मुख्तियारनामा है और ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। इसलिए मुझे इससे ज्यादा आप लोगों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि हम कौन है। इसी तरीके से छोटू यानी कि नईम इस मामले में उनके पिता मोहम्मद जाहिर और उनके परिवार की तरफ से पूरा का पूरा हमारे पास अथॉरिटी है कि हम इस चीज को कहां कहां ले जा सकते हैं, रख सकते हैं पक्ष के हिसाब से। इन दोनों शाहरुख और छोटू नईम, ये मैंने खाली आपको इसलिए दिखाया, इसके सिवाय भी है, लेकिन इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि मैं इस जगह बताऊं। जहां जगह होती वहीं बताया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये बताने के बाद कि अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं जिसका मैंने आपको वीडियो भी शेयर किया था कि ये वो डॉक्यूमेंट है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो डीजीपी साहब और झारखंड के डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री साहब तक पहुंच चुका है। पूरा लिखित ये मुख्यमंत्री साहब के कार्यालय की मुहर है जिसमें ये डॉक्यूमेंट को रिसीव किया गया, और ये डीजीपी साहब के ऑफिस की एंट्री नंबर है जो रजिस्टर में एंट्री होती है, और ये रिसीविंग है कि डीजीपी झारखंड डायरेक्टर जनरल पुलिस के पास ये पहुंच गया। ये क्या है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर इस डॉक्यूमेंट जो मैंने सबमिट किया है इन दोनों के पास, इसी का असर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑलरेडी मुझे कई जगह देखने को मिलना शुरू हो चुका है। अब मैं बताता हूं ये डॉक्यूमेंट क्या है। ये मैंने निवेदन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस झारखंड पुलिस हेडक्वार्टर रांची को किया है। 28 सितंबर 2022 का ये पत्र है। इस पत्र में जो इसका सब्जेक्ट लाइन होता है वो है अर्जेंट अटेंशन विद रिगार्ड्स FIR नंबर 200/2022 लॉज्ड विद दुमका टाउन पुलिस स्टेशन। समझ में आ गया? ठीक है। एंड चार्जशीट इन फर्दरेंस सबमिटेड बाय द SIT, यानी कि चार्जशीट है और जो FIR है इस पर्टिकुलर केस में, जो स्पेशल पॉक्सो केस 34/2022 दुमका न्यायालय के अंदर चल रहा है, उसके बारे में है। यानी शाहरुख हुसैन छोटू नईम वाला मामला जो इसमें अंकिता कुमारी सिंह स्वर्गीय का जो मामला है। रिस्पेक्टेड डीजीपी साहब, मैं निशांत वर्मा, ऑथराइज्ड अटॉर्नी ऑफ द फैमिलीज ऑफ द एक्यूज्ड शाहरुख हुसैन एंड अदर, मैं आपको मुद्दे पे ले आता हूं सीधा कि इसमें जो चार्जशीट जमा की गई है, FIR तो छोड़ दीजिए क्योंकि FIR से एक कदम आगे जाके चार्जशीटें जो सब जमा करी जा चुकी है जिसके आधार पे कोर्ट ने आगे की कार्यवाही बढ़ाई थी। तो चार्जशीट जमा की है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि गठित की गई थी झारखंड पुलिस द्वारा, उसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है। फ्लॉ मतलब गड़बड़ है, गलती है, बहुत बड़ा। अब आप कहेंगे कि ये फिर बाद में कोर्ट में क्यों नहीं बताता? देखिए ऐसा होता है, आगे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिसने आरोप लगाया है वो खास करके गवर्नमेंट है, प्राइवेट पर्सन तो है नहीं। सरकार ने जब आरोप लगाया है आरोपियों के ऊपर तो प्रशासन के पास जाकर के उनको उनकी गलती दिखाना, बताना, समझाना और साबित करना, ये हमारा पहला फर्ज है। क्योंकि इसके आधार पे प्रशासन जो है, सरकार जो है, पुलिस जो है, प्रोसिक्यूशन जो है, वो अपना केस वापस भी ले सकता है कि ठीक है ये हमसे गलती हुई, हमने गलती समझ ली, हमको बताया गया, दिखाया गया, हमने अपनी गलती मानी, समझी, और इसमें तो ये मामला बनता नहीं है, इसलिए हम केस को विड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। प्रोसिक्यूशन के पास ये अधिकार है, सरकार के पास अधिकार है। बहुत सारे केसेस के अंदर केस ड्रॉप हुए हैं, केस विड्रॉ हुए हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे तो सैकड़ों केस थे, वो भी विड्रॉ हो गए, है ना, खुद ही कर लिए सरकार ने। तो फिर ये तो बहुत कुछ बड़ा आसान तरीका है कि अगर गलती पता चल जाए, खास करके कि भाई चार्जशीट में क्या गलती है, पूरे आरोप पत्रक में क्या गलती है, तो फिर आप अपना केस वापस ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर पर्सनल भी मैं किसी पे केस कर दूं और बाद में मुझे मालूम चले कि भाई नहीं, मैंने जो केस किया उसमें गलती है, तो मैं अपना केस विड्रॉ करने का अधिकार रखता हूं। उसके तरीके होते हैं, ये बात होती है। खैर ये पहले बता दिया। तो सेशंस कोर्ट के अंदर दुमका में, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय जिसको कहते हैं, उसमें 34/2022 नाम का जो स्पेशल पॉक्सो एक्ट के तहत केस शाहरुख हुसैन और नईम पे चलाया जा रहा है, जो कि अंकिता कुमारी सिंह की मृत्यु के बाद इंस्टीट्यूट किया गया केस,
उसके बारे में मैंने कुछ ग्राउंड्स दिए हैं कि ये मामला गलत क्यों है, और मेरी ये पूरी की पूरी दलील जो है ये सिर्फ पॉक्सो तक सीमित है। बिटिया की मृत्यु, बिटिया के ऊपर पेट्रोल डाला गया, किसने डाला, कितना डाला, बिटिया की मृत्यु कैसे हुई, बिटिया का वो लड़का लड़की के बीच में क्या संबंध थे, नहीं थे, पिता ने क्या देखा, बहन ने क्या कहा, बहन घर पे थी, वापस है, वो नहीं है। ये मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि किसी भी मामले को खिचड़ी नहीं बनाया जाता है जिस तरीके से झारखंड पुलिस ने बना दिया है। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। पहला स्टेप जो है उसके अंदर मैंने सिर्फ पॉक्सो यानी कि जो नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण जब किया जाता है किसी भी प्रकार का, या उसकी मंशा दिखाई जाती है या धमकी दी जाती है, तो उसमें ये कानून लागू होता है, पॉक्सो एक्ट 2012। और क्योंकि इसमें धारा 12 नंबर की जोड़ी गई है पॉक्सो एक्ट 2012 की, उसको हमने समक्ष रखते हुए कि आपके पास तो ये अधिकार ही नहीं है कि आप पॉक्सो का एक्ट लगा दें, और वो कैसे है उस पर मैंने पहले ग्राउंड दिए हैं। Grounds of this urgent application for the removal of POCSO Act in the case 34/2022 in the District and Sessions Court, दुमका, झारखंड। सर, यानी कि डीजीपी साहब को मैं कह रहा हूं, सर, एसआईटी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो एसआईटी झारखंड पुलिस की थी, सर, द एसआईटी was constituted by your good self। डीजीपी साहब, आपके ही द्वारा ये एसआईटी गठित की गई थी। कब की गई थी? इन लाइन विद द ऑनरेबल हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट्स ऑर्डर। जब माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए जब डीजीपी साहब को तलब किया था, डीजीपी साहब उनके सामने समक्ष पेश हुए थे हाईकोर्ट में इसी मामले के अंदर, जब वहां पे बिटिया की डेथ हो गई थी, तो 30 अगस्त 2022 को जब माननीय हाईकोर्ट ने, झारखंड हाईकोर्ट ने यह कहा था कि इस मामले को फास्ट ट्रैक करना है, फास्ट ट्रैक मतलब जल्द चलाना है हर चीज, तब आपने उस आदेश के अनुसार, चीफ मिनिस्टर साहब के आदेश अनुसार, क्योंकि हाईकोर्ट के बाद चीफ मिनिस्टर साहब का आदेश था, तब 30 अगस्त 2022 को, क्योंकि बिटिया की मौत 28 अगस्त को हो चुकी थी, आपने 30 अगस्त को, जिस दिन माननीय हाईकोर्ट ने यह अपनी बात कही, तभी आपने एसआईटी गठित करी और इसमें कई सारे बड़े छोटे अफसर आपने निहित किए। ऑनरेबल हाईकोर्ट के बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ने भी यह आदेश पारित किया और डीजीपी साहब ने आगे बढ़ाया। इस एसआईटी ने स्पेशल पॉक्सो केस शाहरुख और नईम के समक्ष के खिलाफ दुमका कोर्ट में दाखिल किया, सेक्शन 12 लगाई पॉक्सो एक्ट की, जो मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद मेरे सबमिशंस क्या हैं? मैंने जो डीजीपी साहब को सबमिट किया मतलब अपनी बात रखी है। याद रहे, ये मैंने बात इसलिए रखी है क्योंकि डीजीपी साहब, चीफ मिनिस्टर साहब और झारखंड सरकार के पास पूरे अधिकार है कि अगर गलती पकड़ी जाए आरोप में तो उसको आरोप कम कराए जा सकते हैं या केस रद्द भी कराया जा सकता है, यानी कि विड्रॉ किया जा सकता है, ड्रॉप किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, सबमिशंस मेड थ्रू डॉक्यूमेंटेशन बाय एसआईटी एंड अदरवाइज, यानी कि इस केस के अंदर सरकारी पक्ष जो रखा गया है उसमें कुछ कागजात हैं, बाकी सबके सिवाय ये कुछ कागजात हैं जो कोर्ट में चार्जशीट के माध्यम से, एसआईटी के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से जमा किए गए हैं 34/2022 स्पेशल पॉक्सो एक्ट के तहत जो दुमका में केस लगा हुआ है। क्या क्या कागज है समझिएगा। ए मतलब पहला, मार्कशीट सबमिटेड बाय द फादर ऑफ द विक्टिम इंडिकेट्स कि जन्म का जो वर्ष है वो 2006 है। ठीक है, हम सब ने देखा है, कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। इनफैक्ट मेरे को ये मालूम चला है कि स्वर्गीय अंकिता सिंह के जो पिता हैं संजीव कुमार सिंह, उनसे भी ये सवाल जवाब हुआ था अभी 2 दिन पहले कोर्ट के अंदर, जब वो अपनी गवाही दे रहे थे, तो वहां भी ये निकल के आया, उन्होंने भी माना है कि मार्कशीट जो है 10वीं की मार्कशीट में 2006 जन्म का वर्ष अंकिता का दिखाया हुआ है, लिखा हुआ है सरकारी डॉक्यूमेंट पे। उस हिसाब से डीजीपी साहब अंकिता की मृत्यु के समय उम्र 15 वर्ष की थी। ठीक, इसी तरीके से आधार कार्ड भी जमा किया गया। डीजीपी साहब को मैंने जो लिखा है वही मैं बता रहा हूं, डीजीपी साहब को पूरा लिख दिया हुआ है कि आधार कार्ड में जो है सेम चीज पिता ने जमा कराया सरकारी पक्ष को और सरकार ने फिर कोर्ट में जमा कराया। उसमें आधार कार्ड में जन्म वर्ष लिखा है 2008, और 2008 यदि उसका वर्ष होगा जन्म का, तो वो इस समय, मृत्यु के समय अगस्त 2022 में मात्र 13 वर्ष की रही होगी।
ठीक है। तीसरा ग्राउंड है while the birth year of the victim in her considered dying declaration video and recorded documents with the executive magistrate, दंडाधिकारी and others narrated by her। यानी कि इन दोनों के उपरांत, कागजों के उपरांत एक और एविडेंस जो है वो कोर्ट में चार्जशीट के माध्यम से भी जमा किया गया है। वो है कि जब दुमका में दंडाधिकारी साहब और बाकियों के समक्ष, जब आधिकारिक तौर पर प्रशासन और कानून के समक्ष लड़की ने, बिटिया ने, स्वर्गीय अंकिता कुमारी सिंह ने अपना जन्म का डिटेल दिया था, तारीख बताई थी पूछने पर, तब उसने कहा था कि मेरी जन्म तारीख है 26 नवंबर 2003। बिटिया ने ये नहीं कह दिया था खाली कि मैं 19 साल की हूँ, जो कि कई लोग कहते हैं कि वो पेपर में आया था और मीडिया में आया था कि वो 19 वर्ष की थी और बाद में हटाया गया। वो तो आपने कंक्लूड कर लिया। मैंने यहाँ भी जाना है कि संजीव कुमार सिंह जी ने शायद ये कहा है कोर्ट में गवाही देते समय कि भाई वो तो गलती से बिटिया 19 बोल गई होगी, या वो गलती से दंडाधिकारी साहब ने गलती से 19 लिख लिया हुआ गलती से। मेरे पास भी वो वीडियो है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसमें कि मृत्यु से पहले जब दंडाधिकारी साहब के सामने और प्रशासन के सामने जब अंकिता से जन्म तारीख पूछी गई, उम्र पूछी गई, तब उसने जन्म तारीख पूरी बताई थी 26 नवंबर या 26/11/2003। लड़की ने ये नहीं कहा था मैं 19 साल की हूँ, लड़की ने तारीख बताई थी। तो तारीख के हिसाब से वो तो 19.5 से भी ज्यादा की हुई। मेरे ख्याल से ये गवाही जो है, ये कैसे दी संजीव जी ने मैं नहीं जानता, बट हमने ये पूरा का पूरा तीनों चीज का इंफॉर्मेशन दिया है और साफ लिखा ये तीसरे भाग में डीजीपी साहब को कि जिस तरीके से वो गवाही दी है खुद बिटिया ने, वो भी सरकारी अधिकारी और कानूनी अधिकारियों के समक्ष, जिसको अब हम डाइंग डिक्लेरेशन मानते हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन तो मतलब तब होता है जब मृत्यु आ रही हो। नहीं नहीं नहीं, डाइंग डिक्लेरेशन का मेन मतलब यह होता है कि आधिकारिक तौर पे या पर्सनल तौर पे भी मृत्यु से पूर्व आखिरी बात जो किसी ने लिखी या कही हो। आप लोग जानते हैं जब सुसाइड कोई व्यक्ति करता है, आत्महत्या करता है, तो उससे पहले वो सुसाइड नोट लिख के जाता है ना, कई बार आपने देखा होगा, या अपना वो सुसाइड वीडियो बना करके जाता है। तो ऐसा नहीं हो रहा होता है कि उस समय उसकी जान निकल रही होती है, कि उदाहरण के तौर पे कोई फांसी का फंदा ला करके खुद की मृत्यु को बुला रहा हो, यानी सुसाइड कर रहा हो। तो ये नहीं कि आधा जब फंदा कस गया तब वो लिखना शुरू करता है, हवा निकल रही है, सांस नहीं ले पा रहे, वो नहीं होता है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन होता है कि मृत्यु पूर्व जो आखिरी बार आधिकारिक तौर पे या पर्सनल तौर पे अगर कोई बात कही या रिकॉर्ड की गई हो, तो जो ये रिकॉर्ड किया गया है आधिकारिक तौर पे, जो लिखा भी गया दंडाधिकारी द्वारा और सबमिट भी किया गया एसआईटी और एसआईटी के द्वारा चार्जशीट के माध्यम से कोर्ट में, उसमें बिटिया की उम्र आज यानी कि अगस्त 2022 में मृत्यु के समय 19.5 वर्ष से अधिक थी। ये मेरे 3 ग्राउंड है। इसके सिवा एक चौथा ग्राउंड भी है जो मैंने अभी लिखा नहीं है, क्योंकि इतने में ही डीजीपी साहब और सीएम साहब को मामला समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये तो धोखाधड़ी का मामला है जिसमें खुद बिटिया के पिता ने, क्योंकि अभी मेरे पास पेपर क्लिपिंग आई थी, न्यूज़पेपर क्लिपिंग झारखंड से आई थी, जिसमें साफ शब्दों के अंदर ये लिखा हुआ था कि संजीव कुमार सिंह ने माननीय दुमका न्यायालय के अंदर ऐसा कहा है कि जब बिटिया 1 से 5वीं कक्षा में थी तब वो किसी होली डिवाइन या ऐसा कुछ नाम के स्कूल में पढ़ती थी। जब वहाँ से उन्होंने एलसी लिया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट LCTC कहते हैं, उसमें किसी ने 2006 लिख दिया था और वही चीज़ फिर आगे चलते चलते 10वीं के बोर्ड के पेपर में भी, यानी कि मार्कशीट में भी वही तारीख LC और TC के हिसाब से की गई। मैं ये मान लेता हूँ कि अगर संजीव कुमार सिंह जी की बात को अगर मुझे मानना हो कि 2006 में जन्मी बच्ची आज यदि 15 वर्ष की होती और जब वो 1 से 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी और तब एक कागज़ के अंदर जो स्कूल लीविंग था, वो होली डिवाइन या होली चाइल्ड जो भी वो स्कूल था, उसके अंदर अगर एक मिस्टेक थी, तो जब 10वीं का एग्ज़ाम देना था जो कि एक सरकारी कागज़ था, यानी उस बीच में कम से कम 5 वर्ष का गैप रहा, 5वीं के बाद 10वीं में 5 वर्ष का गैप होता है। आप और हम ये सब जानते हैं कि ऐसे मामले के अंदर ये जिम्मेदारी होती है पिता की, गार्जियन की, कि अगर कोई भी सरकारी कागज़ के अंदर या अन्यथा अगर कोई गलती है तो उसको करेक्शन कराना पड़ता है। आप सब लोग वोट देने तो जाते ही हैं, अगर वोटर आईडी कार्ड में आपका नाम गलत छपा हो या आपकी कोई भी डिटेल गलत छपी हो तो फिर आपको सही कराना पड़ता है कि नहीं।
यदि आप जानते हैं, आप लोगों के पास तो बैंक अकाउंट भी होंगे, जनधन भी होंगे, है ना, तो अगर उसके अंदर आप लोगों की कोई भी डिटेल गलत है, यानी कि मान लीजिए मेरा नाम निशांत वर्मा की जगह मेरे बैंक अकाउंट में कोई वहाँ पे प्रशांत शर्मा लिख देगा, तो मुझे पता है कि मेरे नाम से ना तो पेमेंट आ सकता है और ना मैं अपने चेक दे सकता हूँ। क्यों ना ले सकता हूँ? क्यों? क्योंकि नाम की स्पेलिंग ही गलत है। तो इसी तरीके से अगर मार्कशीट से पहले, यानी कि पहली से 5वीं कक्षा में जब वो बिटिया वहाँ पढ़ रही थी और उसके बाद संजीव जी कहते हैं कि अरे भाई वहाँ किसी ने लिख दिया होगा, तो साहब 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा यानी 5 वर्ष थे आपके पास उस गलती को सुधारने की। आपने ना तो वो गलती सुधारी, क्योंकि हो सकता है आपने वो गलती जानबूझ के खुद करवाई हो, है ना। गांव देहात में क्या, बड़े शहरों में भी होता है कि कैसे बच्चों की उम्र को कम रखा जाता है, कम दिखाया जाता है आगे चल के सरकारी नौकरी लेने के लिए, या अन्यथा भी ये सब बहुत कॉमन प्रथा है। तो इसमें जिम्मेदारी पिता की होती है। इसी तरीके से मैंने बहुत क्लियर शब्दों में आधार कार्ड की भी बात करी है कि जिसके अंदर आपने श्री संजीव कुमार जी एक बिटिया के नाम पर आपने भारत सरकार से धोखाधड़ी और फ्रॉड किया, क्योंकि उसमें 2008 है। मान के चलिए एसआईटी ने किस तरीके से ऐसे चार्जशीट को मूव भी कर दिया जिसमें दो गलत जानकारियां, तारीखें तो हैं, खुद सरकारी कागज 2 गलत लगा दिए। हमें 2 में से एक ही तो सही होगा, या तो मैं निशांत वर्मा हूंगा या मैं प्रशांत शर्मा हूंगा, दोनों नाम तो मेरे नहीं हो सकते, दोनों नाम है तो मैं गलत हूं। तो फिर एसआईटी ने, इतनी महान पुलिस ने ऐसी छोटी सी गलती जो कि इतना बड़ा बवंडर मचा देती है कि आपने 2 सरकारी कागज को निहित रख लिया। ये मैंने डीजीपी साहब को बताया है ना। तो इसलिए मैंने कहा है कि इट इज वेरी सिंपल एंड क्लियर दैट अ डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन इन अ पार्शियल वे। मैंने साफ कहा है कि कोई भी, ये कानूनन है कि किसी का डाइंग डिक्लेरेशन लिखित में हो या वीडियो में हो या अन्यथा हो, उसको ऐसा मन पर अपने हिसाब से हम आधा सही माने आधा गलत माने, ये नहीं होता है। या तो पूरा का पूरा डाइंग डिक्लेरेशन सही माना जाता है, तथ्यपूर्ण माना जाता है, और या फिर सवालिया बना के साइड में रख दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि उसको फिर कंसिडर नहीं किया जा सकता। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी अगर हम जाके बात करेंगे तो वो भी इस बात से मना नहीं करेंगे। तो किस तरीके से एसआईटी ने, यानी कि प्रशासन ने, कई सारी चीजों को जो बिटिया ने उस समय कहा दंडाधिकारी साहब के सामने, प्रशासन के सामने, जो कि ऑफिशियली रिकॉर्डेड है वीडियो के अंदर भी और कागज पे भी, उसमें से कुछ बातें तो मान्य रखी और चार्जशीट में डाल दी, लेकिन 2003 का जन्म है ये नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? ऐसा क्या अधिकार है एसआईटी के पास, प्रशासन के पास, सरकार के पास या कोर्ट के पास कि अगर एम्बिग्विटी में 3 चीजें आती हैं तो उसकी पहले तहकीकात ना की जाए, उसमें जिसने गलती करी है उसको अरेस्ट ना किया जाए और फिर जो सही पाया जाए। क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, 13 साल की बच्ची 12वीं में नहीं हो सकती। अगर हम आधार कार्ड के 2008 को देखेंगे डीजीपी साहब, तो फिर 13 साल की बच्ची 12वीं में नहीं हो सकती। और डीजीपी साहब अगर हम मार्कशीट को भी देखेंगे तो फ्रॉड साफ दिखता है, क्योंकि 2006-2008 तो अलग है ही है, लेकिन 2006 की जन्मी बच्ची 2022 में 15 वर्ष की होती, 10वीं में आई होती, ना कि 12वीं में, तो ये फिर सरकार के साथ फ्रॉड किया। तो इतने सारे फ्रॉड किसने किए? माननीय माफ कीजिएगा, स्वर्गीय अंकिता सिंह ने नहीं किए, उसके पिता ने किए। ये चीज हमने डीजीपी साहब को बताई है कि डीजीपी साहब सरकार और केंद्र राज्य दोनों के साथ, और फिर एसआईटी ने जाने किस मूड में इसको कोर्ट में जमा भी कर दिया चार्जशीट के साथ। क्या एसआईटी ने अपना दिमाग नहीं लगाया, जुडिशियल माइंड नहीं लगाया? ये हमने डीजीपी साहब को कहा कि क्या डीजीपी साहब आपकी एसआईटी ने इतना दिमाग नहीं लगाया कि ये चीजें जो समक्ष हैं, इतने बड़े बड़े पुलिस वालों ने दिमाग ही नहीं लगाया? कमाल। तो हमने डीजीपी साहब को ये चीज लिख के दिया। आगे क्या लिख के दिया है? The SIT has considered the 2 government issued documents, namely school board mark sheet of 10th and Aadhaar card to be true. हमने साफ बोला डीजीपी साहब को, जो मैंने अभी आपको बताया कि एसआईटी ने कैसे ये 2 अलग कागज सही मान लिए, तथ्यपूर्ण मान लिए, जिसके अंदर फ्रॉड सामने दिख रहा है, वो भी सरकार के साथ फ्रॉड सामने दिख रहा है। However, they have made a huge error by not verifying the veracity of the 2 different birth years declared in both these documents. कि एसआईटी ने बहुत गलत किया है, बहुत बड़ी गलती करी है, कोर्ट में जमा करते हुए भी गलती करी है कि वेरासिटी मतलब सत्यता, उसके सत्यापन नहीं किया कि इन दोनों में से कागज सही कौन सा है और दोनों को अंदर डाल दिया। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है एसआईटी का, ठीक है। इसके बाद मैंने डीजीपी साहब को कहा है कि विच अमाउंट्स टू नथिंग लेस देन अ फ्रॉड कमिटेड बाय द फादर ऑफ विक्टिम इन दिस केस। और इसका तात्पर्य यह होता है कि इसमें सबसे पहला फ्रॉड अगर किसी के अंदर निकल के आता है तो वो पिता संजीव कुमार सिंह
की तरफ इशारा करता है कि उन्होंने पहले राज्य सरकार के साथ स्कूलिंग कराते समय फ्रॉड किया, उसके बाद केंद्र सरकार के साथ आधार कार्ड में फ्रॉड किया, और उसके बाद पुलिस में अपनी बिटिया की मृत्यु के बाद ये दोनों डॉक्यूमेंट जमा करके फ्रॉड किया, और फिर अपना स्टेटमेंट भी दिया कि हाँ ये। तो पिता जब इतना फ्रॉड कर रहा है तो फिर आप इस केस को आगे बढ़ा ही कैसे रहे, ये भी मैंने लिख करके दिया है। मैंने डीजीपी साहब को ये कहा है कि ये कागज जो हैं इनके आधार पे देयर कैन बी नो लेजिबल रीजन फॉर द एसआईटी टू नॉट बिलीव द विक्टिम व्हाइल शी नैरेटेड द बर्थ ईयर 2003 टू द दंडाधिकारी साहब। एसआईटी के पास कोई अधिकार नहीं है, वो हो सकता है कि कहें कि हमको ये 2 कागज मिले, हमने खाना पूर्ति के लिए जमा कर दिया बिना दिमाग लगाए, लेकिन उसी एसआईटी ने उस 2003 को जो बिटिया ने खुद अपने मुंह से बोला वीडियो के अंदर, वो भी दंडाधिकारी साहब के सामने, उसको खारिज करने का एसआईटी को अधिकार किसने दे दिया? ये सवाल मैंने डीजीपी साहब के साथ किया, बहुत बारीकी से, बहुत सही तरीके से मैं आपके सामने रख रहा हूं। वाइल द एसआईटी रिलाइज ऑन रेस्ट ऑफ द नरेशन, कोई चीज मैंने रिपीट करी है कि सारी बात एसआईटी उस अंकिता के वीडियो और कथन जो कि दंडाधिकारी साहब यानी कि प्रशासन के सामने दिए हुए को मान्य रखती है। एसआईटी ने एक एडल्ट यानी कि बालिग व्यक्ति जो कि खुद 19.5 वर्ष का था, जो अपनी बात रख रहा था, उसकी सारी बातें मान ली, लेकिन यही नहीं माना कि वो बच्ची 19.5 वर्ष की थी, उसको उसने नाबालिग बना दिया। इसके अंदर ये अधिकार एसआईटी के पास नहीं था। एसआईटी को अपना दिमाग लगाना चाहिए था। अगर मान लीजिए कि किसी अधिकारी को शक था तो दूसरे से बात करता, तीसरे से बात करता। 10-10 लोग, बड़े बड़े लोग एसआईटी के अंदर थे, डीआईजी लेवल मैंने सुना है कि एसआईटी लेवल में वो अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बुला सकते थे, राज्य के एडवोकेट जनरल, राज्य के जितने भी सरकारी महकमे के अंदर एडवोकेट होते हैं उनसे बात कर सकते थे कि भाई ये 3 चीजें हमारे सामने आई हैं, हम इसका पोस्टमार्टम अपने हिसाब से कैसे कर ले, इतना रखेंगे उतना नहीं रखेंगे। ये बात हमने डीजीपी साहब को लिख करके दी है। इट इज नीदर अंडरस्टैंडेबल नॉट लीगल एज पर द लेट डाउन लॉ। मैंने बात साफ डीजीपी साहब को लेकर के दी है कि या तो ये तो बात समझ में भी नहीं आ रही है कि जन्म वर्ष को लेकर के एसआईटी ने ऐसी गलती कैसे की। कोई एक कांस्टेबल कहीं पे किसी थाने में या चौकी में कर दे तो कभी कभी मैं समझ भी पाऊं कि चलिए भाई रह गया। इतने बड़े बड़े अफसरों ने या तो ये गलती की है और या फिर कुछ और है। आऊंगा मैं उस कुछ और भी। लास्ट पैराग्राफ मेरे ग्राउंड्स का है। ग्राउंड्स मतलब जिस आधार पर मैं ये बात आपसे कर रहा हूं डीजीपी साहब से। In fact, the above error by the SIT in accepting the 2 contradictory government documents in terms of the birth year and not relying upon the dying declaration of the girl leaves room for further investigation. और साफ शब्दों में है कि जिस तरीके से SIT ने उन 2 फ्रॉडुलेंट कागजों को मान्यता दे दी और लड़की के बिटिया के खुद के अपने कथन, लिखाए हुए कथन जो कि वीडियो और कागज पे है, दंडाधिकारी साहब के सामने, प्रशासन के सामने, उस पे भरोसा ना करके ये एक रास्ता खोला है खुद एसआईटी ने कि इस पे तो और जांच होनी चाहिए। किस टाइप की जांच होनी चाहिए कि फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए टू आइडेंटिफाई रीजन, पता करने के लिए कि क्यों एसआईटी ने, सवाल उठेगा एसआईटी पे, क्यों एसआईटी ने संवैधानिक डिफाइंड तरीकों को फॉलो नहीं किया, प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। प्रोसीजर में ये कहता है कि सारे एविडेंसेस को ठीक से स्टडी करो और उसके बाद चार्जशीट करो। बिल्कुल करो सर, बिल्कुल करो, लेकिन क्या ये ठीक से आपने किया? I mean, ये तो कागजात है, इसमें तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो रात का अंधेरा था और मिट्टी में पानी भरा था, वैसी वाली बात तो नहीं हो रही है। 3 चीजें नजर के सामने है, बेसिक। इस पे सवाल तो बिल्कुल हमने डीजीपी साहब को किया है कि एसआईटी ऐसा कर ही नहीं सकता कि वो सरकार के साथ किए हुए धोखाधड़ी वाले कागजों को मान्य रख ले। तो फिर एसआईटी तो सरकारी है, वो 2 कागज भी सरकारी है जिसमें संजीव कुमार सिंह ने फ्रॉड किया है। किसके साथ? सरकार के साथ, किसी बैंक वाले के साथ नहीं। सरकार के साथ फ्रॉड किए हुए कागजों को सरकारी जांच एजेंसी मान्य रखती है और बिटिया जो बोलती है वो अमान्य रखती है। वाह, ये मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। खैर, और ये मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा है, ये डीजीपी साहब को जो लिखा हुआ तक जो पूरे तथ्य दिए ना उससे बात हो रही है और मैं बता के रहूंगा। आगे चलते हैं। ठीक है, इतने तक आप लोगों को समझ में आ गया कि मैंने डीजीपी साहब को अपने ग्राउंड क्या बताए हैं, डीजीपी साहब को मैंने तथ्य क्या दिए हैं कि आपकी द्वारा गठित की हुई एसआईटी ने कितनी बड़ी भूल की। 34/2022 स्पेशल पॉक्सो केस दुमका न्यायालय में जो शाहरुख हुसैन और नईम के खिलाफ चल रहा है, जिसमें स्वर्गीय अंकिता कुमारी सिंह
का मामला है। सिर्फ पॉक्सो पे हूं, याद रखिए। अब मैंने इसमें प्रेयर्स डाली है, ये है प्रेयर्स। प्रेयर्स का मतलब होता है कि मैं आपसे क्या दरख्वास्त कर रहा हूं, मैं आपसे क्या चाहता हूं, मैं आपसे चाहता हूं कि अब आप ये करें। और ये लेटर किसको है, ये पूरा का पूरा मेमोरेंडम किसको है, डीजीपी डायरेक्टर जनरल पुलिस झारखंड साहब को है, जो रिसीव हो चुका है, मैंने आपको दिखाया 28 तारीख। अब मेरी प्रेयर क्या है, ध्यान से समझिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों करता हूं क्योंकि सबको समझ में पूरे देश में आना चाहिए। प्रेयर्स, प्रार्थनाएं डीजीपी साहब से। यू मे बी प्लीज्ड टू अमंगस्ट एनी अदर ऑर्डर्स नॉट लिमिटिंग टू द बिलो प्रेयर्स। यानी कि एक हेडिंग दी जाती है कि आप अपने आदेश अनुसार, और ऐसा नहीं कि सिर्फ जो बातें मैंने लिखी हैं इनके सिवाय भी आप अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करके, या फिर अन्यथा अपनी खुद की भी इन प्रेयर्स के सिवाय भी अगर कोई बात लागू होती है, क्योंकि जब बातें जांच में निकल के आएंगी, अगर निकल के आएंगी तो आप इसके उपरांत भी, इन प्रार्थनाओं के उपरांत भी नई चीजें जोड़ सकते हैं। पर मेरी पहली प्रार्थना क्या है डीजीपी साहब को झारखंड, सेट अप अ हाई लेवल इंक्वायरी एज पर अबव डिस्क्लोजर्स मेड हियर इन अबव। यानी कि आप अब एक और इससे भी बड़ी हाई लेवल इंक्वायरी बिठाएं, क्योंकि जो बातें मैंने आपको कही हैं वो तो एसआईटी तक ने इतना बड़ा गलत काम किया, तो अब उस पे भी, एसआईटी पे भी जांच बिठाएं और पूरे मामले पे दोबारा जांच बिठाएं कि ये किया किसने, कैसे, और जिसने ये फ्रॉड किया सरकारों के साथ वो कहां है, उसके खिलाफ क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया और त्वरित एक्शन भी लिया जाए। ये पहली प्रेयर है। Request SIT to file supplementary charge sheet with necessary deletions of POCSO section as it does not apply in this case while victim is clearly a major and not a minor with regards age। कहने का तात्पर्य है कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसको हम SIT कहते हैं झारखंड की, जो इस शाहरुख प्रकरण और अंकिता मामले के अंदर जो गठित की गई थी, उसको आप आदेश दें कि अब आप फिर जाइए कोर्ट के पास SIT जी और कहिए कि ये पहले इसको इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल आप पूरा इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, क्योंकि मामला तो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर खुद पिता बोल चुके हैं जो मैं बता रहा हूं। आप इस चीज को SIT को कहिए, जाइए कोर्ट सरकारी वकीलों के साथ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ, अच्छा मांगिए कि साहब ये गलत आपके समक्ष पेश हो गया है, इसको हम वापस लेना चाहते हैं। जो भी कानूनी प्रक्रिया है, जो भी सरकारी प्रक्रिया, फॉलो कीजिए। ये हमने डीजीपी साहब को दूसरी प्रेयर में कहा। तीसरी प्रेयर, प्रार्थना नंबर 3, there are no allegations of any nature by either the victim or her family against the accused which fall into the ambit of section 12 of the POCSO Act 2012। ये मेरा तीसरा प्रार्थना का पोर्शन है कि ना तो स्वर्गीय अंकिता ने कहीं भी, किसी भी अपने बयान में सरकार को या अन्यथा, या उसके परिवार ने, पिता, दादा, दादी, बहन, जीजा, किसी ने भी अब तक बिटिया को 23 अगस्त 2022 को ये प्रकरण हुआ से लेकर के 28 जब बिटिया की मृत्यु हुई से लेकर के आज जब चीफ विटनेस चल रहा है दुमका कोर्ट में, किसी एक ने भी, पीड़िता से लेके गवाहों तक ने, ये नहीं कहा कि शाहरुख और अंकिता उस समय यौन संबंध स्थापित कर रहे थे या करने वाले थे या यौन प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहे थे या शाहरुख हुसैन ने किसी यौन शोषण की धमकी दी या शाहरुख हुसैन ने उस समय यौन शोषण की मंशा जाहिर की। ऐसा बयान किसी का नहीं है। बात सिर्फ 23 अगस्त 2022 की होगी, क्योंकि सेक्शन 12 पॉक्सो एक्ट कहता है उस समय जब ये घटना रिकॉर्ड की गई कंप्लेंट के हिसाब से, तब क्या ये सारे जो मैंने कृत्य गिनाए कि ये इनमें से कोई एक भी लागू था? नहीं। पीड़िता तक ने नहीं कहा, परिवार तक ने नहीं कहा, पुलिस तक ने नहीं कहा, SIT तक ने नहीं कहा, और चार्जशीट में डाल दिया। और चार्जशीट में इसलिए डाल दिया क्योंकि चाइल्ड वेलफेयर कमीशन के लोग 28 अगस्त 2022 को जब बिटिया की अनफॉर्चुनेट मृत्यु होती है, उसके बाद उनके पिता के साथ ये 2 कागज लेके, मार्कशीट और आधार लेकर के पुलिस जाते हैं पुलिस के पास और कहते हैं कि बिटिया तो यंग थी, मतलब नाबालिग थी,
पॉक्सो लगा दीजिए। और पुलिस ने और एसआईटी ने पॉक्सो लगा भी दिया। सेक्शन 12 के इंग्रेडिएंट्स जो हैं पॉक्सो एक्ट 2012 के, कहीं दूर दूर तक इसमें मैच नहीं होते, कहीं दूर दूर तक नहीं होते। ना तो कृत्य हो रहा था उस समय, ना कृत्य की तैयारी थी, ना कृत्य की धमकी थी, ना कृत्य की मंशा थी। सेक्शन 12 लगाया कैसे? तो ना सिर्फ कि जन्म तारीख को लेकर के पूरा का पूरा मामला गलत एसआईटी ने बनाया, लेकिन ये भी एसआईटी अपने दिमाग, ये मैं डीजीपी साहब को बोला है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये मैंने डीजीपी साहब को बोला है कि अपने मन से उनको ऐसा लगा कि हाँ, जस्ट बिकॉज लड़की के पिता ने आकर के चाइल्ड वेलफेयर कमीशन के साथ ऐसी बात रखी है कि बिटिया नाबालिग थी तो पॉक्सो लगा दो सेक्शन 12 में। डीजीपी साहब को मैंने कहा है कि ये भी माफी मांगी और हटवाई इस आधार पे भी। पहला आधार मैंने आपको बताया उम्र का, दूसरा आधार ये कि आपने पॉक्सो कैसे लगा दिया। आप जाइए, आपके पास सरकारी कानूनी सारे अधिकार हैं कि जब आप आरोप लगाते हैं तो आरोप अगर गलत दिख रहे हैं आपको तो आप वापस लीजिए। भाई सीधी सी बात है ना। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूं, मेरा 100 रुपए का नोट नीचे गिर जाता है, ठीक, एंड मैं नीचे उतरता हूँ चाय पाने के लिए, कहीं पे बस रुकी, मैंने चाय वाय पी, वहाँ पे जब मैंने अपने पॉकेट में हाथ डाल के देखा तो 100 रुपए का नोट नहीं था। मैं परेशान था, साला गया कहाँ, है ना, ये तो होता है, माफ कीजिएगा। तो फिर उसके बाद अगर मैं, ठीक है, पर्स में से दूसरे पैसे निकाले, चाय भी पी ली, समोसा भी खा लिया, वापस मैं बस में आकर के बैठ गया और फिर मैंने बगल में देखा तो एक आदमी जो है ना वो ऐसे बार-बार मेरी तरफ देख रहा है, बार-बार मेरी तरफ देख रहा है। तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि शायद इसी ने लिए होंगे तभी ऐसे डर डर के देख रहा है, और मैंने उसको 4-5 चाटे मार दी, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर। और वो बार-बार कह रहे हैं नहीं सर मैंने नहीं लिया, फिर भी मैंने 4-5 चाटे मार दिए और फिर भड़ास निकाल के तो बैठ गया। और मुझे लगा चलो यार गए 100 रुपये, लेकिन चलो भड़ास तो निकाल ली मैंने। 15 मिनट के बाद मैं ऐसे हाथ डालता हूँ पीछे पॉकेट की तरफ अपना रुमाल निकालने के लिए, और वहाँ पे मुझे 100 रुपये का नोट सीट पे गिरा हुआ मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा? मैं उस व्यक्ति से सबसे पहले माफ़ी मांगूंगा, भाई साहब माफ़ कीजिए, मैंने आपसे गलत व्यवहार किया, आप पे ऐसा आरोप लगाया, आपको मैंने मारा वगैरह जो भी किया, है ना, ये आप भी करेंगे। तो फिर यही अधिकार क्षेत्र पुलिस का, प्रशासन का भी है कि वो कानूनी तौर पे जब समझ जाए कि आरोप गलत लगाया है, तो इसमें सर नाक की और शर्म की कोई बात नहीं है सरकार के लिए या प्रशासन के लिए। ये तो न्यायिक बात है कि आपको गलत लगाए आरोप वापस ले लेने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि वो वापस कैसे ले लें, मैं उस पर आता हूं अपनी प्रेयर्स को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है तो चौथे नंबर की प्रार्थना जो मैंने डीजीपी साहब से की है झारखंड में, वो है टेक इमीडिएट एक्शंस अगेंस्ट द डिपॉजिटर ऑफ दीज फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स। कि जिस व्यक्ति ने ये कागजात जो फ्रॉड किए सरकार के साथ, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिस व्यक्ति ने भी फ्रॉड करके डॉक्यूमेंट बना करके प्रोड्यूस किए हैं एविडेंस के तौर पे बच्ची की उम्र के लिए, उस फ्रॉड आदमी को के खिलाफ तुरंत एक्शन हो। क्योंकि फ्रॉड मेरे बैंक के, आपके, उसके खिलाफ नहीं किया, उसने फ्रॉड राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ किया। तो इस पर संज्ञान लिया जाए और तुरंत कार्यवाही उस व्यक्ति के सामने जिसने फ्रॉड कागज जमा किया। 5वीं मेरी प्रार्थना है अलाउ द अंडरसाइंड, मतलब हमें भी एसआईटी के समक्ष पेश किया जाए। ये मैंने प्रार्थना में मैंने लिखा है कि अगर जरूरत लगती है एसआईटी को, इतना समझने के बावजूद और इतनी कार्यवाही अब तक जो उन्होंने खुद ने की, कोर्ट में हुई, हम बता रहे हैं, आपको भी पता है, इसके बावजूद अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमसे रूबरू होना चाहिए, तो हम एसआईटी हमें बुलाए, हम खुद आएंगे, अपने आप आएंगे और एसआईटी के साथ बैठ करके हम उनको यही चीज दोबारा समझाएंगे और पूछेंगे कि आपने इतना बड़ा बवंडर गलत कैसे कर दिया। क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में ये गलत स्टेप सरकार की किरकिरी है, क्योंकि इतने बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अफसर ऐसी गलती करते हैं। खैर, छठी और मेरे ख्याल से आखिरी रिक्वेस्ट है, छठी और मेरी आखिरी प्रार्थना डीजीपी साहब से यह है, द रिक्वेस्ट द प्रोसिक्यूशन टू अप्लाई फॉर अ हॉल्ट। प्रोसिक्यूशन मतलब सरकारी पक्ष जो होता है, सरकारी वकील जो होते हैं, जो इस मामले के अंदर सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। केस नंबर 34/2022 स्पेशल पॉक्सो केस दुमका न्यायालय, यानी कि अंकिता सिंह वर्सेस शाहरुख प्रकरण जो है उसके अंदर, कि आप इतना समझने के बाद सरकारी वकीलों को बोले कि इसको पॉज किया जाए, थोड़ा सा रोका जाए, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपकी क्या गलती है। केस के अंदर गलत मामले पे केस चल रहा है,
कम से कम इतने की बात कर रहा हूं मैं। बाकी वो पेट्रोल से छींटा, किसने छींटा, जली, कितनी जली, मृत्यु हुई, कैसे हुई, पहले क्या संबंध थे, घर पे वो कितने बजे आया, नहीं आया, पिता ने कैसे आग बुझाई, बड़ी बहन और उसका जीजा जो है अंकिता का, वो तो 1 किलोमीटर दूर से सुबह कैसे पहुंचे, वो सब अलग मैटर है। ऑल्दो एफआईआर सेम है, लेकिन वो अलग पार्ट है उस चीज का। आप पॉक्सो हटाइए पहले, क्योंकि वो उसमें क्या क्या गलत निकलेगा वो तो ठीक है, पर आपने गलत लगाया है ये तो क्लियर है। वो सब तो बाकी तो जिले की बातें हैं, बाकी सब चीज़ें तो इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है उसके ऊपर जिले, फॉरेंसिक के ऊपर जिले, उसमें क्रॉस करने की बात, उसमें आर्ग्यूमेंट करने की बात, उसमें वो अलग है, क्योंकि वो सारी चीज़ें कहीं भी तथ्यपूर्ण अवेलेबल नहीं है। किसी के पास वीडियो नहीं है कि जिसमें शाहरुख ने ऐसे पेट्रोल उड़ल के उसको जलाया हो, कोई वीडियो नहीं है, वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है किसी भी चीज़ का। वो तो प्रोसिक्यूशन को यानी कि सरकारी पक्ष को साबित करना पड़ेगा। लेकिन जो चीज प्रत्यक्ष नजर के सामने सरकारी डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है, हम सिर्फ उतने मामले पे हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि जो डीजीपी साहब से है कि वो सरकार से बात करके और प्रोसिक्यूशन से बात करके जो दुमका में इस समय निचली अदालत जिसको कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट जिसको कहते हैं, उसमें चलते मामले को पॉज लगाए, रोके। हम जानते हैं कि फास्ट ट्रैक करने की बात है, पर फास्ट ट्रैक करने का ये मतलब नहीं है कि जब कुछ गलत दिख रहा है तो भी चलते जाओ। उसको कहते हैं अंधों की तरह दौड़ना, वो नहीं करना है ना, न्यायिक प्रक्रिया है। तो उसको रोका जाए जब तक के उस प्रोसीडिंग को तब तक नीचे की कोर्ट में रोका जाए। ये हम डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने अधिकारों से और सरकार के अधिकारों से कोर्ट में जाएं और कहें या कहलवाएं, तब तक जब तक आगे की इस सही चीज को करेक्शन ना किया जाए, यानी कि पॉक्सो के जो धारा लगाई है उसको हटा ना लिया जाए, और ऐसी गलतियां जो की गई हैं और उनको भी रिमूव ना किया जाए, क्योंकि ये सब तो इलीगल सबमिशंस हैं, गैर कानूनी है। इसलिए मैंने ये चीज बहुत सलीके से और अंत में मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट करी है कि योर इमीडिएट एंड काइंड एक्शंस एज पर डिस्क्लोजर्स अबव आर ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एंड आर नीडेड टू बी टेकन एट द अर्लीस्ट एंड अर्जेंट बेसिस इन ऑर्डर टू अवॉइड द अंडरसाइड। मतलब आप फटाफट सर प्लीज ये सारे एक्शंस लीजिए, क्योंकि जो अभी आपको हमने लिख के दिया है, समझाया है, जो वो बिल्कुल बारीकी से ये पता चलता है कि पूरा का पूरा गलत मैटर कोर्ट में आप ही लोगों ने सबमिट कर दिया है, और ऐसा करके आप रोक लेंगे हमको झारखंड उच्च न्यायालय जाने से, जरूरत लगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाने से। क्योंकि अगर प्रशासन खुद अपनी गलती देख के भी मानेगा नहीं और मान के भी वापस नहीं लेगा, तो हमारे पास उच्च न्यायालय है। हम उच्च न्यायालय में जाके यही बात रखेंगे, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, यही एप्लीकेशन के को हम लीगल फॉर्मेट में डाल के उच्च न्यायालय में जाएंगे हाथ जोड़ करके कि माननीय उच्च न्यायालय जी, जब पूरा का पूरा फ्रॉडुलेंट बिहेवियर दिख रहा है, जब पूरा का पूरा गलत दिख रहा है, तो चार्ज कैसे कर सकते हैं उन कागजों के आधार पे जो कि खुद सरकार के साथ धोखाधड़ी है। बाकी की बातें तब जब ये जरूरत लगेगी मुझे तब। तो ये चीज मैंने 28 सितंबर को जमा कर दी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, डीजीपी साहब के पास जमा करने के बाद फिर मैं माननीय उसी दिन 28 सितंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री झारखंड जी के वहां गया, आवास, बगल में कार्यालय, वीडियो आपने देखा होगा, और यही चीज उनके संज्ञान में भी, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी पूरा का पूरा इनवर्ट करा के हो चुका है कि अगर डीजीपी साहब ना सही तो आप कम से कम प्रशासनिक। तो लोगों ने मुझसे कई बार ये पूछा कि साहब इसके अंदर ये कहा गया कि चार्ज फ्रेम हो गए हैं, माननीय निचली अदालत ने यानी कि दुमका कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिए, एफआईआर, चार्जशीट, चार्ज फ्रेम, यानी कि आरोप तय कर दिए हैं। और दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बात करके उनसे पूछा भी है कि तुम पे ये आरोप है, इसके बारे में तुम गिल्टी हो, मानते हो? तो दोनों आरोपियों ने, जहां तक हमारी जानकारी है, साफ मना कर दिया कि नो, हम इन आरोपों को नहीं मानते, ये आरोप गलत है, सरासर बेबुनियाद है और हमको फंसाया जा रहा है। ये बात दोनों आरोपियों ने कही। आरोप तय हो चुके हैं का ये मतलब नहीं होता है कि सरकार कोई अब हाथ उठाई नहीं चलती इस मामले के अंदर, या सरकारी पक्ष के हाथ बंद गए हैं। बहुत गलत फहमी है कुछ लोगों को, जो मुझे कल से एक दो लोगों ने कहा कि अब तो चार्ज फ्रेम हो गए हैं, तो अब भाई सरकारी वकील क्या करेगा और सरकार क्या करेगी। देखिए, जब गलती पकड़ी जाती है सरकारी पक्ष की, तो उसमें कई प्रोविजंस हैं कानून में
कि वो अपने केस को, यानी कि अपने द्वारा लगाए गए आरोप और चलते हुए केस को भी ड्रॉप कर सकती है, यानी कि वहीं खत्म कर सकती है, या विड्रॉ कर सकती है कि वापस भी ले सकती है ना। और ये प्रावधान है, लेकिन ये प्रावधान निचली अदालत के निर्णय से पहले लेना पड़ता है। निर्णय यानी कि जो अंतिम जजमेंट होता है किसी भी केस का, अगर अंतिम जजमेंट नहीं आया है और कोई भी स्टेज चल रही हो, चीफ की चल रही हो, आर्गुमेंट चल रहे हो, कुछ भी चल रहा हो, लीडिंग टू स्टेटमेंट चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, एनी स्टेज, आरोप लगाने वाले के पास, चाहे वो सरकार हो चाहे प्राइवेट हो, उसके पास अधिकार है। अब कुछ लोग कहते हैं कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। अरे भाई, मैं कहां कह रहा हूं कि आप निचली अदालत में जाकर के वापस ले लो। सरकार श्री, आपको तो पूरा अधिकार है 482 में जाके खुद ही रद्द करा दो, हाईकोर्ट चले जाओ। देखिए 482 में, 482 में सबको अधिकार है, आरोपकर्ता आरोपी दोनों को अधिकार है कि वो हाईकोर्ट जाकर के स्वयं, जैसे इस मामले में सरकार खुद जा सकती है 482 में कि हमसे गलती हुई, हमको फला चीज करनी है, हमको इतना कम करना है, इतना ज्यादा करना है, आप आदेश दे दीजिए। सरकार दुमका कोर्ट भी जा सकती थी, लेकिन वह चार्ज फ्रेम हो गए। चार्ज फ्रेम हो गए मतलब आरोप तय कर दिए माननीय कोर्ट ने। अब वो बात और है, और डिस्कशन का पॉइंट कोर्ट के साथ नहीं है कि गलत चीज क्या शायद कोर्ट को भी नहीं दिखाई दी, उन्होंने आरोप कैसे तय कर दिए। ये सवाल करने वाले हम कोई नहीं होते। लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमें समाचार मिल रहा है कि माननीय दुमका न्यायालय ने सख्ती बरती है कि कोई मीडिया वाला अंदर नहीं आना चाहिए, गलत सलत रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं, गलत सलत रिपोर्टिंग मीडिया वालों को नहीं करनी चाहिए। शायद इसलिए भी क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई बार मीडिया वाले माननीय किसी भी कोर्ट को भी लेकर के गलत सलत बोलने लगते हैं और तरीका दिखाने लगते हैं, क्योंकि शायद उन लोगों को ये नहीं पता कि माननीय कोर्ट को कभी टारगेट नहीं करना चाहिए। अब आप बोलेंगे तो मैं टारगेट कर रहा हूं इस समय, नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कई बार कह चुका है कि आप हमारी प्रोसेस को, आप हमारी प्रोग्रेस को, आप हमारे निर्णय को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, बस आप हमारे बारे में बुरा भला मत बोलिए, अटैक मत करिए, गंदे तरीके से मत कहिए हमारे बारे में। तो वो तो हम कभी नहीं करते, कोई भी नहीं करता। शायद कुछ मीडिया वाले करते हो। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, इतने वर्ष हो गए मुझे, 1995 में मैंने पहला हाईकोर्ट का केस लड़ा था, 1995 में, वहां से मेरी शुरुआत है ना। हम लोग खूब एनालाइज करते हैं भाई, हर जजमेंट को एनालाइज करते हैं, हर प्रोसेस को एनालाइज करते हैं, उस प्रोसेस पे सवाल होते हैं, उस जजमेंट पे सवाल होते हैं, और बिल्कुल क्रिटिकल होते हैं, बहुत क्रिटिकल होते हैं, लेकिन गलत तरीके से नहीं होते। तो हमारे क्रिटिसिज्म का कोई बैन नहीं हो सकता, अनलेस कोई लिखित ऑर्डर हो। कोई लिखित ऑर्डर हो तो मैं वेलकम करूंगा, लेकिन किसी भी कोर्ट की प्रक्रिया को, किसी भी कोर्ट के आदेश को, प्रोसेस को एनालाइज करना, उसके बारे में अगर जरूरत लगे तो पॉजिटिव अथवा नेगेटिव क्रिटिसिज्म करना हमारा अधिकार है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन उल्टा सीधा गंदी बात नहीं करना, यह कोई अधिकार नहीं है हमारा, ना सिर्फ माननीय कोर्ट पर, किसी के बारे में भी नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे आज सुबह के, तो अब हम तो अपनी बात रखेंगे सब। देखिए, हम तो प्रशासन के सामने, कोर्ट के सामने, क्योंकि मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को, किसी भी न्यायालय का जब कोई ऑर्डर आता है, फॉर एग्जाम्पल, ये उदाहरण है, समझने वाली चीज है, किसी भी कोर्ट का, न्यायालय का कोई यदि ऑर्डर आता है और वो मेरे फेवर में नहीं आता है, तो हम अपील में जाते हैं ऊपर वाले कोर्ट में, कि मान लीजिए किसी जिला न्यायालय ने कोई ऑर्डर दिया, वो मुझे पसंद नहीं आया, मेरे फेवर में नहीं आया, और कई बार उसके बीच में भी होता है, प्रोसेस में भी, इंटरिम में भी होता है कि हम लोग अपील में चले जाते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अब जानते हैं वहां जब हम अपील में जाते हैं ना, तो हम पिटीशन की शुरुआत कैसे करते हैं? हम पिटीशन की शुरुआत करते हैं अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर पास्ड बाय द लर्नेड मैजिस्ट्रेट सो एंड सो ऑफ द लोअर कोर्ट। यानी हमें यह अधिकार वहां भी है बोलने का कि हम उस ऑर्डर से, उस आदेश से दुखी हैं, और फिर हम उसमें यह बताते हैं कि लर्नेड मैजिस्ट्रेट या लर्नेड जज ऑफ द लोअर कोर्ट, या अन्य जब सुप्रीम जाते हैं तो हाई कोर्ट ने क्या एरोनियस प्रोसीजर फॉलो किया, उसकी गलतियां बताते हैं। सभी के सारे केसेस में होता है।
कि जब कभी भी आप अपील में ऊपर की कोर्ट में जाते हैं तो आप ये बताते हैं दो बातें। पहली बात, मैं नीचे की अदालत के जजमेंट से बहुत दुखी हूं, दैट इज कॉल्ड अग्रीव्ड। और दूसरा कि द लर्नेड मैजिस्ट्रेट और द लर्नेड जज हैज erred और हैज बीन erroneous इन पासिंग द ऑर्डर बिकॉज ऑफ द रीजंस, और फिर उनके एरर और गलतियां दिखाते हैं। और ऐसे कितने सारे केसेस होते हैं जिसके अंदर नीचे के कोर्ट का जो ऑर्डर होता है, नीचे का कोर्ट गलत तरीके से ना ले, कहा जाता है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये भाषा भी है। तो निचली अदालत का जब कभी भी आदेश गलत पाया जाता है तो उसको खारिज किया जाता है। हाई कोर्ट के आदेश सुप्रीम कोर्ट खारिज करता है, सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश, सिंगल बेंच और डबल बेंच के आदेश बड़ी बेंच खारिज करती है। तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो वहां पे ऐसे नहीं जाते हैं कि हम लोग कोई लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है कि नीचे की अदालत, अब आप ये कहेंगे तो ये आदेश होने के बाद नहीं, हम इंटरिम में भी जाते हैं। कई बार होता है कि एक प्रक्रिया चल रही है और उसके बीच में हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये सही नहीं जा रहा है मामला, तो हम माननीय न्यायालय से कहते हैं कि मैं इस पोर्शन को अपील में लेके जा रहा हूं। मैंने खुद किया, बहुत बार किया है कि पूरे चलते केस में बीच में मैं थम कर देता हूं, रुक जाइए सर, आप इस चीज को इस तरीके से बता रहे हैं, आप इंटरिम दे दीजिए, मैं इस पोर्शन को चैलेंज कर रहा हूं। और फिर मैं हाई कोर्ट में जाके उस प्रोसेस, छोटी सी प्रोसेस जो उतने बड़े केस के बीच की थी, उसको चैलेंज करके वापस आता हूं, कई बार जीत के, कई बार हार के, कि नहीं साहब ये जो है सुप्रीम भी चला जाना पड़ता है कई बार, कि आपकी प्रोसेस भी गलत है। तो ये क्रिटिसिज्म कोई गलत चीज नहीं है। इसलिए मैं यहां पे रोकूंगा और ये कहूंगा कि आरोप तय कर लिए गए हैं। मैं माननीय सुप्रीम, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय जिला न्यायालयों की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन यहां पे एक एरर है जिसको मैं हाईकोर्ट लेके जाऊं, पक्की बात। क्योंकि इन लीगल टर्म्स इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ द जुडिशियल माइंड, है ना। सो मुझे ऐसा लगता है कि एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड पहले दिन जब कंप्लेंट हुई से लेकर के इस समय तक कहीं ना कहीं अलग अलग सेक्शंस में ठीक से भी लगा है और कहीं कहीं कुछ रह गया है। और जो रह गया है उसकी बदौलत आप किसी आरोपी, जिसने मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोई गुनाह किया है, पर कितना किया है उसका दंड तो आप उसको देना चाहेंगे, पर यह नहीं कि आप जबरदस्ती उसमें सब कुछ थोप देंगे बिना एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड के। तो मैं माननीय हाईकोर्ट भी जाने वाला हूं। अगर डीजीपी झारखंड साहब और मुख्यमंत्री झारखंड के आदेशों अनुसार अगर ये पॉक्सो आने वाले 2-3 दिन, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं, 2-3 दिन और रुकूंगा, ये वीकेंड कंप्लीट, वरना सोमवार को या मंगलवार को मैं और विनय भाई झारखंड पे फिर दोबारा पहुंचेंगे कि साहब आप लोगों ने अभी तक ये हटाया नहीं है, तो हम हाईकोर्ट मूव करेंगे, आप हटाइए। और तब एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड नीचे से लेकर के अब तक जो चल रहा है सारा का सारा आ जाएगा, क्योंकि चार्ज फ्रेम हो चुके हैं। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि चार्ज फ्रेम पॉक्सो में हुए भी कैसे, जब मुझे यहां दिख रहा है कि 3 अलग चीज है। इतना बड़ा सवाल। और क्योंकि न्यूज़पेपर में, इसलिए मैं बता रहा हूं, न्यूज़पेपर की क्लिप्स मेरे पास हैं कि अंकिता के पिता संजीव कुमार सिंह और उनके दादा दोनों को माननीय कोर्ट ने हियर से विटनेस, हियर से मतलब HEARSAY, हियर से अंग्रेजी शब्द है, विटनेस मतलब गवाह। ये एक टर्मिनोलॉजी होती है कि गवाह किस प्रकार का है। तो हियर से विटनेस वो होता है, हियर से अंग्रेजी में कहते हैं कहा सुनी बात जो होती है ना, कही सुनी, सुनी सुनाई। तो हियर से विटनेस दोनों को डिक्लेयर किया है माननीय दुमका न्यायालय ने, पेपर में आया, वही बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि नहीं तो बोलेंगे मैं अपने मन से मीडिया ट्रायल कर रहा हूं, पता ही नहीं। तो हियर से विटनेस पिता और दादा, हियर से का मतलब एविडेंस एक्ट जो होता है, गवाह एक्ट जो है, कानून जो है भारत का, उसके अंदर धारा 60 जो है सेक्शन 60 वो साफ कर देता है कि हियर से विटनेस, जिसने सुनी सुनाई बात की हो, उसकी गवाही कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। पढ़ लीजिए, फिर बताता हूं। एविडेंस एक्ट धारा 60 सेक्शन 60 बहुत क्लियर कहती है, क्योंकि माननीय दुमका न्यायालय ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है दोनों को, पिता को और दादा को, हियर से विटनेस। तो हियर से विटनेस की गवाही जो है वो कोर्ट में मान्य नहीं होती है, इनएडमिसिबल है, यानी कि एडमिट नहीं हो सकती। मैं नहीं कह रहा हूं कानून क्या है, ये सिर्फ एक जानकारी देनी थी। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे और मेरे ख्याल से मुझे रांची झारखंड ना आना पड़े, हाईकोर्ट ना जाना पड़े, प्रशासन स्वयं ये सारी गलती जब आप देख सकते हैं, मैं देख सकता हूं, तो उन्होंने तो की है, उनको भी दिख रहा है, वापस ले लीजिए, न्यायिक प्रक्रिया के लिए वापस ले लीजिए। बस इतनी सी आशा, छोटी सी आशा। फिर जल्द मिलेंगे।